the need for the equity and balance and fairness for which Canada is so well known. He does not feel the need to name Israel for killing 7,000 Palestinians and injuring 17,000. Only Hamas. Is this balanced? If you were to go back to the issue of who started this, we all know who started this. It is 50 years of Israeli occupation, and the murder and killing of Palestinians with impunity. Israeli occupation is the original sin in this case. It is not what happened on the 7th of October. अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गज़ा पर इजरायली जारियत का आज 23वां दिन है और गज़ा पर अगर बमबारी का जिक्र किया जाए ना तो उसमें कोई कमी आई है बल्कि शदीद और होती जा रही है। बहरी बर्री और जिस तरह से फ़िज़ाई हमले किए जा रहे हैं, बताया गया है कि गाज़ा का जो सबसे बड़ा अस्पताल है शिफा, उसके इर्द गिर्द की तमाम सड़कों पर बमबारी करके और उनको भी तबाह कर दिया गया है। और ये वो अस्पताल है जिसमें हज़ारों तादाद में न सिर्फ वो जो ज़ख्मी हैं वो हैं, बल्कि जिन फ़लस्तीनियों ने पनाह ली हुई है वो भी मौजूद हैं। इजराइल की हठधर्मी सबके सामने है, बावजूद इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा में उर्दन की जानिब से, जैसे अरब ममालिक ने तमाम लोगों ने सपोर्ट किया था, 120 वोट मिले थे कि फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए, लेकिन जाहिर है कि उस करारदाद को कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी, ना तो अमेरिका की ना वेस्ट की। उस करारदाद के हवाले से इजराइल ये कह चुका था कि वो इस करारदाद को मुस्तरद करते हैं, लेकिन साथ ही आपने फिर ये भी देखा कि इजराइल की जानिब से ये भी कहा गया कि ये जंग अब एक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है और ये दूसरा मरहला उनके मुताबिक इंतहाई मुश्किल है और तवील हो सकता है। लेकिन साथ साथ आप सबको इल्म होगा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर हमने देखा कि एक मस्जिद के लाउड स्पीकर से जिस किस्म की दुआएं मांगी जा रही थी गाज़ा में, और फिर पीछे से ख़वातीन भी जिस तरह से आहो बका कर रही थी, उससे इंसान का दिल हिल जाता है। पूरी दुनिया में हर मुल्क में आप देख रहे हैं बिलशमूल पाकिस्तान के कि दुनिया में सड़कों पर लोग आकर एहतजाज कर रहे हैं इस इजरायली जारियत के खिलाफ, इस चीज़ के खिलाफ कि वहाँ पर मासूम फ़लस्तीनियों को किस तरह से कत्ल किया जा रहा है, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है। अब तक के इस 23 दिन में तकरीबन 8,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिसमें से निस्फ से ज़ायद जो है बताया जाता है कि वो मासूम बच्चे थे। इन बच्चों की तस्वीर जब आपके सामने आती हैं या शेयर की जाती हैं तो उससे दिल हिलते हैं कि क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये ह्यूमन राइट्स याद नहीं आते? क्या उनके नज़दीक इन बच्चों के जीने का हक नहीं छीना जा रहा? और फिर साथ में जिस तरह से गज़ा का मुहासरा किया गया है, बिजली मवासलाती निज़ाम को मुनक़ता कर दिया गया, जब अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने इसके ख़िलाफ़ बात की और उन्होंने कहा कि हमस के हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि ये किसी वैक्यूम में नहीं हुआ, तो उनकी भी विच हंटिंग की गई। पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उनका बयान भी आपकी नज़र से गुजरा होगा। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया जिसकी बड़ी पज़ीराई भी हुई कि बग़ैर इसके कि आप जब तक नाम नहीं लेंगे कि इजराइल इस जारियत के पीछे है, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि ये आज का शाखसाना नहीं बल्कि दहाइयों पर मुहित है। अब ये जिस तरह से जंग इस वक्त भी जारी है और जिस तरह से इजराइल को तमाम तर वेस्ट इस वक्त फराम कर रहा है, न सिर्फ उसकी सपोर्ट सिर्फ ऐसे ही बल्कि उसको बाकायदा तौर पर वो एड भी दी जा रही है, यानी मिलिट्री जिसे कहते हैं सपोर्ट हासिल है। उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करें? क्या ये नकबा 2 बनने जा रहा है? इस तमाम सिचुएशन पर बात करने के लिए इन फोकस हैं मुनीर अकरम साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुनीर अकरम साहब, पहले तो बिल्कुल जिस तरह से पाकिस्तान ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ हमेशा फ़लस्तीन के हवाले से रखा है, उसी मैं कहूँगी क्लैरिटी के साथ और बड़े अच्छे अंदाज में आपने जिस तरह से बयान किया, वो मेरे ख्याल से एक तरह से इट वाज एन आई ओपनर कि हम बग़ैर इजराइल का नाम लिए
कुछ नहीं कर सकते और ना ही इसको वैक्यूम में देखना चाहिए। मुनीर अकरम साहब, मैं ये जानना चाहूँगी, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से तनकीद हो रही है इजराइल और ये जो इजराइल के जो साथी हैं उनके हवाले से तो है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के रोल पर सवाल किया जा रहा है। बावजूद इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा को अमन कायम करना है, कल भी ये सवाल हमारे इसी प्रोग्राम में उठाया गया कि कब तक अक़वाम मुत्तहिदा एक खामोश तमाशाई की तरह रहेगी, वो अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर पा रही? ये देखें, अक़वाम मुत्तहिदा जहाँ तक उनका इख्तियार है और जहाँ तक उनकी फिजिकल कैपेबिलिटी है, तो वो तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जितनी ह्यूमैनिटेरियन मदद जो जा रही है फ़लस्तीनियों को गाज़ा में, वो सिर्फ ये यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज की वजह से और कुछ NGOs, सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके तहत जारी है। जहाँ तक कि इन्फोर्समेंट, पीस का इन्फोर्समेंट जो करवाना है जी, वो जो बड़ी ताकतें हैं उनके बगैर बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इन्फोर्समेंट के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को एक मिलिट्री फोर्स बनानी पड़ेगी, एक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, जिसके लिए जो सलामती काउंसिल है उसकी रेजोल्यूशन, उसकी करारदाद की ज़रूरत है। वो चैप्टर 7 पर अडॉप्ट करेंगे और उसके तहत एक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म बन सकता है। पर अब तक सलामती काउंसिल में वीटोज के वजह से वहाँ कोई फैसला नहीं हुआ है। ये मुश्किल है। बिल्कुल। तो मुनीर अकरम साहब, दुनिया के सामने है, जिस तरह से आपने भी बयान किया कि जो कुछ इजराइल इस वक्त कर रहा है, एंड वो जिस हठधर्मी से इस वक्त करते नजर आ रहे हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये जंग तवील और मुश्किल हो सकती है, तो अब दुनिया में और क्या तरीका कार होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये नजर आए, वेस्ट को नजर आए, अमेरिका को नजर आए कि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई मुश्किल में है, मतलब ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए भी कोई तैयार नहीं, उनको इस जंगबंदी की तरफ कैसे माइल किया जाएगा? जी, मेरे ख्याल में ये दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि जो लोग हैं वेस्ट में, जो ममालिक हैं जिन्होंने रोका हुआ है, जो प्रेशर नहीं डाल रहे हैं इजराइल के ऊपर उसकी जंग रोकने के लिए, जो सलामती काउंसिल में एक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म अब तक नहीं बनाने दिया है सीज फायर के लिए, उनको इंटरनली जो प्रेशर डाला है, जो पब्लिक प्रेशर आया है, वो बहुत ज़रूरी है। और वो पब्लिक प्रेशर जब आएगा उनके ऊपर, तो उनकी पोजीशंस बदल सकती हैं। तो ये तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी इंटरनल प्रेशर की वजह से उनकी जो पोजीशन है उसको बदलाना चाहिए। ओके, पब्लिक प्रोटेस्ट। जी 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 बताइए सर। दूसरा रास्ता ज्यादा मुश्किल है, और वो ये है कि कोई बाहर की दूसरी ताकतें फ़लस्तीनियों की मदद के लिए आएं। अब वो बहुत डेंजरस एक ऑप्शन है। अगर हिज़्बुल्लाह है या दूसरी ममालिक अगर आते हैं, तो उससे जंग बहुत बिगड़ सकती है, बढ़ सकती है। पर अगर ये बंद नहीं होगी तो कहाँ ना कहाँ ये जाके जंग ज़्यादा स्प्रेड होगी और इसके इम्कान बहुत ख़राब होंगे। तो क्या अमेरिका को इस बात के तदारुक है या वो समझते हैं कि ये एक्सपैंड हो सकती है? वी आर ऑल्सो सीइंग कि देयर आर स्कर्मिशेस एट द बॉर्डर ऑफ लेबनान एंड इजराइल, और एट द सेम टाइम आपने ईरान का भी बयान देखा होगा कि रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। दूसरी जानिब तुर्की की जानिब से भी जो बयान आया, जिसके बाद उन्होंने अपने इजराइल ने अपने एम्बेसडर को वहाँ से वापस आने का कहा। तो क्या ये तमाम चीज़ें अमेरिका पर मैटर करती हैं, या आप समझते हैं मुनीर अकरम साहब कि जब तक सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, ये अरब लीग जब तक जॉइन हैंड नहीं करेगी, जब तक शायद इतना बड़ा प्रेशर ना बिल्डअप हो? ये मेरे ख्याल में अमेरिका में एहसास है कि ये जंग बढ़ सकती है, और मेरे ख्याल में उन्होंने भी कुछ इजरायलीज़ को थामने की कोशिश की है, पर वो इजरायली अभी इस वक्त किसकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो
अमेरिका के ऊपर भी बहुत इंटरनल यानी कॉन्ट्रडिक्टरी प्रेशर्स हैं। एक तरफ वो इजराइल का दोस्त है, एलाय है, दूसरी तरफ से वो जानते हैं कि बिगड़ सकती है। तो यहाँ भी काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस इंटरनल भी हैं। पर सब में बड़ी बात है कि अगर हम सलामती काउंसिल में कोई एक्शन ले सकें, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म बना सकें, इजराइल को कन्विंस कर सकें कि जी ये जंग को रोकना चाहिए और रोकने की ज़रूरत है, ये सब में बेहतर ऑप्शन होगा मेरे ख्याल में। तो अब जो अरब ममालिक हैं वो अपनी तौर पर तो वो जो कुछ कहना है वो कह रहे हैं, प्राइवेटली भी, डिप्लोमेटिकली, पब्लिकली, पर ताकत जो है, जो सही ताकत है, वो बड़ी बड़ी ताकतों की है, जिसके पास मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं और जिसके पास सलामती काउंसिल में वीटोस हैं। ये खेल उनका है इस वक्त, ये खेल उनका है। लास्टली आई वुड जस्ट वांट टू आस्क यू कि जो इस वक्त एक ह्यूमैनिटेरियन पूरा मैं कहूँगी द मैग्नीट्यूड ऑफ द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमैनिटी जो हमें नज़र आ रही हैं, ये जंग चले आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अल्लाह करे कि जल्द से जल्द फौरी सीज फायर हो जाए, लेकिन उसके बाद का जो आप देख रहे हैं सिनेरियो, व्हाट आर यू एंटिसिपेटिंग मुनीर अकरम साहब? ये देखें, बाद का जो सिनेरियो है वो सब समझते हैं कि वो अमन जब आएगा, जब ये 2 स्टेट सोल्यूशन इम्प्लीमेंट होगा और फ़लस्तीनियों को अपना एक सॉवरेन स्टेट मिले, जहां उसकी और उनकी सिक्योरिटी हो, इजराइल की भी सिक्योरिटी हो, बट फ़लस्तीन की सिक्योरिटी हो, एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो, वायबल हो, कंटिगुअस हो, और उनको जो भी जो प्री-67 बॉर्डर्स हैं वहाँ उसके तहत ये पहले फैसले हुए हैं जी। सब जानते हैं कि नतीजा क्या होना चाहिए। ये सिर्फ इजराइल की जो हुकूमत है उसको कन्विंस करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर जोर आना है हर तरफ से, दोस्तों से और एडवर्सरी से, सब पूरी दुनिया से। जब उनके ऊपर एक जोर आएगा कि जी ये आप करें ना, तो आपका खुद का जो स्टेट है वो एक उसके लिए थ्रेट है, आपके लोगों के लिए थ्रेट है कि हर वक्त चलती ही रहेगी इस किस्म की जंग। तो ये ना आपके लिए बेहतर है, ना दुनिया के लिए बेहतर है, ना फ़लस्तीनियों के लिए बेहतर है। तो आप ये जो फैसला जिस पे मंजूरी है सबकी, वो फैसला इम्प्लीमेंट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे जो खबरें इस वक्त चल रही हैं उस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कल पहला पावर शो अपना किया, जहानिया में, और तकारीर भी हुई और बड़ी भरपूर तकारीर हुई। सोशल मीडिया पर इस हवाले से वहाँ पर बहुत से लोग जो जाते हैं उन्होंने कुछ क्लिप्स भी डाले थे जिसमें क्राउड से पूछा जा रहा था कि वो किसको देखने के लिए आए हैं, तो बड़ी इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें सामने आई। लेकिन बहरहाल एज अ फर्स्ट पावर शो आप देखें तो ये एक अच्छा शो पुट अप किया गया। कहा जा रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आने वाले इलेक्शंस में पंजाब में किसके साथ इत्तेहाद कर सकती है, क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथी बनेगी, क्योंकि PMLN पहले ही ये कह चुकी थी कि उनके पास तो इतने लोग हैं कि बड़ा मुश्किल है उनका किसी के साथ इत्तेहाद करना। बट आउटराइटली कल जलसे में हमने देखा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अगर किसी को ज़्यादा चैलेंज करती नज़र आ रही है पंजाब में, तो वो कहती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारा मुकाबला है। आज हमारे साथ हैं फयाज चौहान साहब इस्तेहकाम पार्टी से, इनसे बात करते हैं। वैसे भी बहुत से सवाल बनते हैं अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फयाज चौहान साहब। ये बताइएगा फयाज चौहान साहब, कल बड़ी तकारीर हुई और उसमें दोबारा से एक बार नए पाकिस्तान का जिक्र भी हुआ। अलीम खान साहब ने कहा कि 10 साल पहले जो हमने ख्वाब देखा था अब उसको एक पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। तो क्या हम ये समझे कि मजीद तहरीके इंसाफ से लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने को हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, सबसे पहले तो कल के कामयाब तरीन जलसे की जहांगीर तरीन साहब को, अलीम खान साहब को और IPP के सारे कायदीन को और कारकुनान को मुबारकबाद पेश करूंगा। और दूसरा, कल मैंने ट्वीट किया था
कि कल के कामयाब जलसे के बाद सोशल मीडिया पे जलने की और सड़ने की बू जो है वो बेतहाशा आ रही थी, बेतहाशा। और उसमें वो जलने और सड़ने वालों में नून लीग के लोग भी थे, पीटीआई के लोग भी थे, और वो जो गलतफहमी का शिकार थे कि उनके अलावा तो कोई जलसा ही नहीं कर सकता, उनके अलावा तो कोई पॉपुलैरिटी नहीं रख सकता, उनके अलावा तो पब्लिकली कोई मॉब इकट्ठा कोई और पार्टी तो कर ही नहीं सकती, स्पेसिफिकली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। लेकिन कल मैं ये समझता हूं कि जो भरपूर एक रिमोट एरिया के अंदर एक तहसील लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ा जलसा करके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने साबित किया कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए कि मुखालिफ इंशाल्लाह भरपूर तरीके से औकाब पूरे पाकिस्तान की सियासत पे और खुसूसन पंजाब की सियासत पे जनाब वो परवान चढ़ेगा। अच्छा, और दूसरी चीज ये है, चलिए पहले आप क्योंकि जलसे पे बात कर रहे हैं, मैं इस पे कर लेती हूँ। आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे कि 800 रुपए दे करके आए, हमें 800 रुपयों का वादा किया है, उस पे मुन्ने सिलाई साहब ने बल्कि ये कहा भी इतने कम पैसे, मतलब आज का जमाना देखें, महंगाई देखिए। नादिया सुनो, आप भी माशाल्लाह बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो, हमने भी सारी जिंदगी जना इसी में खपाई, और जब से सोशल मीडिया आया उस वक्त से मीडिया पर्सन हूँ, पार्टी का मर्कजी लेवल पे मीडिया का अहदेदार, 5 साल वजीर इत्तलात, ये सारी डर्टी मीडिया पॉलिटिक्स है। अपने मुखालिफ को नीच और गंदा शो करने के लिए आर्टिफिशियल जनाब वीडियोस बना के, आर्टिफिशियल ऑडियोस बना के, फेक ऑडियोस बना के, अपने बंदे 4-6, अब वहां पर जनाब आपका 1 लाख बंदा है, वहां पे आप 5 बंदे भेज दें, वो जाके वहां कोने खुदरे में जनाब वीडियो बना लें और बना के कहे जी हम तो फला करने आए। दिस इज नॉट अ पॉलिटिक्स। बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब आते हैं ना, मेरी पूरी बात सुन ले, मेरी भी पूरी बात सुने। ये डर्टी पॉलिटिक्स, ये डर्टी मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन और जनाब ये मीडिया मैनेजमेंट, ये बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सरपरस्ती में इस पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले परवान चढ़ी है। ओ खुदा का वास्ता है, मैं आपको बताऊं, जब हम पीटीआई में थे तो ये ब्रेकिंग सुन ले, आपके शो की सबसे बड़ी ब्रेकिंग, जनाब सारे टीएमए के ओहदेदार, ये पिछला 1 साल जब हुकूमत थी, पूरी तहरीक फसाद फिल अर्ज के अंदर पूरे पाकिस्तान में हर शहर, हर तहसील, हर जिले में जितनी एजुटेशन होती थी, जितने जलसे होते थे, सारे टीएमए के, तहसील के, एजुकेशन के तमाम ओहदेदार और तमाम वर्कर्स मौजूद होते थे। ये क्या बात हुई? अच्छा, तो ये पीटीआई के वो पेड़ लोग जो आज से 4 दिन पहले तकरीबन 1200-1300 का तो पूरा डेटा केपीके के सामने आ गया, ये तकरीबन 30,000 बंदा है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, ये बेचारे नौजवानों का दिमाग प्रागंदा किया हुआ है। चलिए अब आपकी सियासत पर आ जाते हैं ना फयाज चौहान साहब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में क्या हम मजीद समझें कि और तहरीक इंसाफ के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि हर कोई वहां से निकलता है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में उकाब के नीचे आ जाता है परों में। 100-150 से जायद एमएनए एमपीए हैं, इंशाल्लाह अगले 1.5 महीने के अंदर पीटीआई के अंदर अब आईपीपी के अंदर पीटीआई को छोड़ के शामिल होंगे। कितने? रख ले, 100 से 150 अफराद हैं, एमएनए एमपीए मर्कजी सूबाई ओहदेदारान, जो पीटीआई और मुख्तलिफ बाकी पार्टियों को छोड़ के आईपीपी के अंदर जनाब शामिल होंगे। अच्छा, अब आईपीपी के हवाले से ये कहा जा रहा है, आपको याद होगा फयाज चौहान साहब, आप पहले कहा करते थे पाक सरजमीन पार्टी के लिए कि ये एमक्यूएम की लॉन्ड्री पार्टी है, मतलब वहां गुनाह करो, यहां आकर साफ हो जाओ। तो अब आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि प्रोक्लेम्ड डिफेंडर्स, प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डर्स सब आपकी जमात में जो है वो जमा हो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दूध से धुल जाते हैं। तो क्या वो केसेस वाकई खत्म हो जाते हैं जो उन पर बने हैं जब एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए? नहीं, मुझे ये बताएं कि इस पाकिस्तान के अंदर आप हमारे ऊपर अगर ये इल्ज़ाम दे रहे हैं तो मार्च अप्रैल 2022 के अंदर ये पीडीएम की सारी लीडरशिप और अब जनाब नवाज शरीफ साहब, और उससे पहले भी जनाब 2007-8 का एनआरओ जिसमें बेनजीर भुट्टो साहिबा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये सारे जो नीट एंड क्लीन लॉन्ड्री के अंदर चले थे, वो क्या चीज थी? उनको छोड़ें, आप अभी की बात करते हैं ना, उनको क्यों छोड़े? अभी की बात करें ना, आप लोग अपनी बताएं। छोड़ के उड़दिया पीछे जाना, वो हमारा पंजाबी का मुहावरा है, पकड़िया छोड़ के उड़दिया पीछे जाना। जो हाथों में पकड़ी चिड़िया है उसको छोड़ के उड़ती हुई चिड़ियों की जनाब अब शिकार का सोचना। ओ भाई, जो लोग करते रहे सारे वो हमारे पे ये इल्जाम लगाते हैं, शर्म आनी चाहिए। अच्छा नहीं, लेकिन आप बताइए ना, क्योंकि 9 मई एक बहुत बड़ा वाकया है फयाज चौहान साहब, 9 मई एक बड़ा वाकया, ठीक है, जिसके बाद सियासत पूरी तब्दील हुई। मैं जानना चाहती हूँ कि सारी सियासत
नादिया साहिबा जिनकी सारी सियासत जिन पॉलिटिकल पार्टीज की डील करते, कभी गिरबान पकड़ते, कभी पाँव पकड़ते, कभी गिरबान पकड़ते, कभी पाँव पकड़ते, कभी गिरबान पकड़ते, कभी पाँव पकड़ते गुजरी है, वो आईपीपी के ऊपर ये इल्जाम लगाए, उन्हें शर्म से डूब मर जाना चाहिए। नहीं, वो कुछ इल्जाम नहीं लगा रहे, लोगों का सवाल है। मुझे बताएं, अंदलीब साहिबा पे से केसेस खत्म हो गए? फरूख हबीब किसी पे केस खत्म नहीं हुए, किसने कहा आपको केस खत्म हो गए? ठीक है, बस यही हमें जानना था कि क्या आपकी पार्टी में आके केसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये शायबा था। कल बैरिस्टर खतीजा सिद्दीकी साहिबा भी यही कह रही थी कि ऐसा ही लगता है कि टिकट टू एक्विटल इज आईपीपी। नहीं, ये बात नहीं है। अगर एक बंदा तौबा ताइब होता है, दुनिया के अंदर दुनिया का कानून हो या आखिरत का कानून हो, अल्लाह का कानून हो या अल्लाह के बंदों का कानून हो, तौबा ताइब और नदामत का जो इजहार है वो इंतहाई रिस्पेक्टेबल चीज है, वो इंतहाई फेवरेबल चीज है, वो इंतहाई एप्रिशिएबल चीज है। सही। तो अगर लोगों को एहसास होता है कि 9 मई और फिर जनाब अप्रैल 2022 से लेके 9 मई तक 1.5 साल तहरीक फसाद फिल अर्ज, और फिर 9 मई का वाकया, फिर 9 मई के वाकयात के अंदर रियासत, रियासती अदारों, अदालती अदारों, फौज के अफसरान, फौज के शोहदा, फौज के जवानों की जनाब बेहुरमतियां, फौज के इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले, इजरायली लॉबी की प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के अंदर लॉलेसनेस और फौज के खिलाफ नफरत क्रिएट करने की जो एक शरंगेजी थी, अगर उससे कोई तौबा ताइब होता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, तो ये तौबा ताइब और नदामत की पार्टी, यानी कि मतलब जिनको करनी हो वो आपकी जमात में आए या परवेज खटक वाली, दोनों तौबा ताइब नदामत की लगती हैं? पीटीआई में से अगर कोई देखिए, एक बात बड़ी क्लियर, इसको टॉट से हटके, टिपिकल जर्नलिज्म के क्वेश्चन से हटके, पॉलिटिक्स की मारामारी से हटके, सिंपल सी बात है नादिया, आप ये सुन लो, हमने कोई शौक से आईपीपी में नहीं आए, हम कोई शौक से पीटीआई हमने नहीं छोड़ी। 17 साल, 20 साल हमने जेलें काटी हैं, मारे खाई हैं। हमने नून लीग का 10 साल का इक़्तिदार देखा है पंजाब के अंदर, वफाक का भी और सूबे का भी। हमने उसमें जनाब राना सनाउल्लाह से लेके शहबाज शरीफ की फस्तायत का आंखों में आंखें डाल के मुकाबला किया है। जनाब हम अगर छोड़ के आए हैं तो सारी दुनिया जानती है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपना टाइटैनिक खुद ऐसा डुबोया, हम सारों को इस्तेमाल करके, कि उसके बाद रास्ता ही कोई नहीं आगे। उसके बाद रियासत और अदालती इदारे और रियासती इदारे तय कर चुके हैं। अच्छा, कि ये पंजाब में असल मुकाबला आप लोगों का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, यानी आप उनको चैलेंज करेंगे, राइट? ऑब्वियसली उन्हीं के साथ है। अच्छा, और पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई इलेक्शन इत्तेहाद हो सकता है आईपीपी का? अच्छा नादिया, एक बात तो ज़हन में रख लो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पीटीआई के कायदीन और कारकुनान की जो जहनों की आबियारी की, हमारे यहाँ ऐसी आबियारी नहीं है। हमने अपने अलावा बाकियों को ना तो मरदूद समझना है, ना ही हमने उनको जनाब गुनाहगार समझना है, ना ही हमने उनको शैतान समझना है, ना ही उनको हमने बदकिरदार समझना है, ना ही हमने उनको इस काबिल समझना है कि इनके साथ बैठना ही नहीं है। पॉलिटिक्स के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी, हर कारकुन और हर लीडर वो अपने हर मुखालिफ के साथ भी जो है वो बैठने को तैयार होता है। मुल्की मफाद, रियासती मफाद, माशरती मफाद, अवामी मफाद और जाती मफाद, सबकी खातिर वो बैठता है। लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बदकिस्मती से एक ऐसी पॉलिटिक्स पिछले 15 साल में इस पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई कि वो तो किसी के साथ बैठने के रवादार ही नहीं थे। और फिर उसने, अब देखे ना, मौलाना फजल रहमान साहब के पास अब आप चले गए, जिस मौलाना फजल रहमान साहब की इज्जत और वकार की धजियां चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद भी और हमसे भी सारी सुबह दोपहर शाम उड़ाया करते थे, आज जो है वो आप उसके आस्थाने पे चले जाते हैं। आज सारे कायदीन जनाब उनको बहाना करके कि हम ताजियत करने गए हैं। ताजियत करने की बात करें तो मैं पिछले 5 सालों में कम से कम 6 फोतगियां मौलाना फजल रहमान साहब के एमएनए एमपी उनके रिश्तेदारों की गिनवा सकता हूं कि जिसमें किसी ने जाना चले देर आए दुरुस्त आए ना। फयाज चौहान साहब, कोई बात नहीं, अब आप उस जमात को छोड़ चुके हैं, छोड़ दें उनको। वो देर आए दुरुस्त आए, हमारा बंदा कोई आ जाए जनाब नदामत 9 मई का करके, तो वो देर आए दुरुस्त आए। तौबा ताइब नदामत, आपने तो मुझे नए वर्ड्स दे दिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए। मुझे तो लगता है आप लोग ये स्लोगन रख लें। अच्छा फयाज चौहान साहब, आखिर में सिर्फ ये जानना चाहूंगी, लोगों को बड़े इसके अंदर वो है कि जिस दिन ये पार्टी लॉन्च हो रही थी उस दिन तहरीक इंसाफ के और भी बड़े नाम हमने देखे। उसमें इमरान इस्माइल थे, अली जैदी थे, फवाद चौधरी थे। ये अभी भी आपके क्वेश्चन से पहले जवाब दे देता हूं, आपके क्वेश्चन से पहले जवाब दे दूं। 2 ही नाम थे, वो कुछ ज्यादा सियाणे सी, अली जैदी थे, फवाद चौधरी। अब उनका हिसाब ये है कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम,
ना इधर के रहे ना उधर के रहे, डबल गेम करना चाहते थे। और जो बातें और बढ़ के अली ज़ैदी मार के गया तकरीर में रात डिनर को, और फिर अगले दिन जो हमारी जनाब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरे साथ बैठ के जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बच्चों और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो बातें मेरे साथ की हैं, मैं आपको क्या बताऊं। और फिर बाद में जब लोगों की तरफ से मुखालफत का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा चलो दोए पासे पूरे रखिए, तो दोनों में से कोई उसको जनाब सिरा नहीं मिल रहा, तो सियाड़ा का हमेशा कूड़े के ढेर पे गिरता है, बस सिंपल सी बात है। तो यानी अब इन दोनों को दोबारा जगह नहीं मिलने की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में? क्या अगर आएंगे तो फिर क्या करेंगे, थूका चाटेंगे। पहले इन दोनों ने कहा जी हम सियासत छोड़ रहे हैं। नादिया सुनो, आपने सुनी ना इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरी 22 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने कहा डंके की चोट पे सियासत करेंगे, डंके की चोट पे। ठीक, सियासत नहीं छोड़नी मैंने। ओके, इन दोनों ने क्या कहा, इन दोनों ने कहा हम सियासत छोड़ रहे हैं, बाद में आप दोबारा एक्टिव हो गए हो, उसके बाद फिर जनाब आप पीछे हो गए हो, और दोबारा अगर आएंगे तो फिर खुद ही अंदाजा लगा लें कितनी इज्जत अफजाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज चौहान साहब फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो जो सियासी मंजरनामा है, निगरान हुकूमत पर बड़ी तनकीद की जा रही है, क्या वजह है? राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। सियासी सूरत हाल नवाज शरीफ साहब की वापसी के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है, और जैसे ही नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं उसके बाद निगरान सेटअप पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से तनकीद के निश्तर चलाए जा रहे हैं, बल्कि उन पर जानिबदारी के इल्जामात भी आयद किए गए हैं। मेरे दोनों सीनियर तज्जिया निगार जो आज हमारे मेहमान हैं इस सेगमेंट में, उनसे जानेंगे क्या वाकई निगरान सेटअप या पूरा सिस्टम इस वक्त नवाज शरीफ साहब को फेवर करता नजर आ रहा है। मेरे मोहतरम मेहमान ज़ैगम खान और मुजम्मिल सोरवर्ती, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन इन फोकस, सीनियर तज्जिया निगार हैं। ज़ैगम, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी कि निगरान सेटअप पर तनकीद बढ़ती जा रही है। वो जमातें जो उनको कभी ये कहा जाता है कि वो PMLN की बी टीम हैं, कभी उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि जो उनको लेकर आए थे वो उन्हीं के डिक्टेशन पर चल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो निगरान सेटअप है पूरा, मुझे तो इस पर ही एतराज़ है। ये अपना मकसद ही पूरा नहीं कर सका, बल्कि पाकिस्तान में ये गवर्नेंस का एक मुस्तकिल बहरान पैदा कर रहा है। अच्छा, कि हर कुछ साल के बाद, 5 साल के बाद अगर वक्त पूरा भी हो तो भी ये 2 महीने 3 महीने के लिए जो पाकिस्तान में तमाम निज़ाम मअतल हो जाता है। और मकसद ये था कि इलेक्शन इस तरीके से हों कि उसकी जानिबदारी पर सवाल ना उठें, वो भी हासिल नहीं हुआ, और हमने गवर्नेंस के लिए भी एक मुसीबत पैदा कर ली। पहली तो बात ये सोचना होगा, कायज़ फायज़ीसा ने भी ये बात उठाई है, और अब बाकी लोग भी कह रहे हैं कि अब इस निज़ाम को लपेटें, इलेक्शन को शफाफ बनाने के दूसरे तरीके अख्तियार करें। तो मेरे नज़दीक ये जो निज़ाम ये जो सेटअप है निगरान, उतना ही जानिबदार है जितना कि इससे पहले कई सेटअप रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं, जिस तरीके से वज़रा की भर्ती की गई, जिस तरीके से कई असम्बलियों को पार्टियों की ATM से भरा गया, आपके सामने KP की मिसाल है कि वहाँ की पूरी कैबिनेट को फारिग करना पड़ा जब इलेक्शन कमीशन ने इस बात की निशानदेही की कि उनकी सियासी जमातों से वाबस्तगी है, वो तमाम के तमाम मुख्तलिफ पार्टियों के ATM थे। पंजाब हुकूमत, उसमें भी जानिबदारी बिल्कुल वाज़ेह है। और इस वक्त ओवरऑल जो सिचुएशन है कि एक प्रोजेक्ट के बाद एक दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है, और ख़ास मकासद हासिल करने के लिए जो पूरी हालात और वाक़यात हैं, एक सिमत की तरफ उनको ले जाया जा रहा है। तो मुझे तो ज़ैगम, मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगी आपसे, आप इनको क्या PMLN की बी टीम इस वक्त आपको नज़र आ रही है एज, या इनके फंक्शन से आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट से ज़्यादा डिक्टेशन लेते हैं? नहीं, तो इस वक्त तो सवाल ये कि PMLN किन की बी टीम है। इस वक्त तो PMLN जो है वो खुद किंग्स पार्टी है, और किंग्स पार्टी वो पहले बन चुकी है जिस वक्त हुकूमत में थी। जिस तरह के उन्होंने कानून साजियाँ की, उन्होंने हाइब्रिड के निज़ाम को मुस्तकिल करके रख दिया, जो आईनी उन्होंने तरमीमें की हैं, और इस वक्त भी वो ज़ाहिर है वो सारा कुछ वो कर रही हैं जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। वो इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त पार्टनर पार्टी है और उसकी फेवरेट पार्टी है, और उसको फेवर किया जा रहा है। और बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए और मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए उसी तरीके से रास्ता हमवार किया जा रहा है जिस तरीके से 2018 में इमरान खान के लिए और PTI के लिए रास्ता हमवार किया गया था। आपने तो 2018 की तहरीक इंसाफ से नवाज शरीफ साहब की जमात को तशबीह दे रहे हैं। मुजम्मिल, आप इससे अग्री करेंगे?
पहले आप इस पे ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ निगरान हुकूमत के हवाले से। देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा मतलब है कि कोई पाकिस्तान की कौन सी सियासी जमात है जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चलना चाहती। आप तहरीक इंसाफ नहीं चलना चाहती? क्या वो इमरान खान साहब नहीं कह रहे कि मेरे से बात नहीं कर रहे? उनका गिला ये है कि मेरी हमायत छोड़ दी है। क्या पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चलना चाहती? क्या उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ की हमायत में कोई कमी की है? क्या MQM इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चलना चाहती? क्या JUIF इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चलना चाहती? क्या ANP इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चलना चाहती? मेरा मतलब है, आप किसी एक जमात को क्या पिन पॉइंट करेंगे? मुझे तो एक नेशनल कंसेंसस लगता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने पर, और मुझे ये तो ज़रूर सियासी जमातों के दरमियान तनाज़ा हो सकता है कि मैं ज़्यादा लाडला हूँ या आप ज़्यादा लाडले हैं। ये वजह तनाज़ा तो हो सकती है कि एस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत किसी एक से कम है या एक से ज़्यादा है, लेकिन सभी एस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत की ख्वाहिश रखते हैं और दावेदार हैं। अच्छा, कोई एक सियासी जमात आप मुझे बता दें, मैं तहरीक इंसाफ की ही बात कर लेता हूँ, कि क्या उनका बेसिक गिला ये नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल हो गई, उनकी हिमायत छोड़ दी, और आज भी उनका ये गिला नहीं है कि आसिम मुनीर उनसे बात नहीं कर रहे, उनसे मिल नहीं रहे और उनसे बातचीत के रास्ते नहीं खोल रहे हैं? तो क्या नवाज शरीफ नए लाडले हैं? आपने कहा ना, के साथ मुफाहमत के रास्ते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट की मुफाहमत के रास्ते हैं। तो इसलिए मुझे तो ये बहुत ही अजीब लगती है दोस्तों की बात, कि जब वो ये शुरू कर देते हैं कि जी फलां जमात है। आप ये कहें कि इस मुल्क की तमाम सियासी जमातें जो इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं या फ्रंट रन प्लेयर हैं, सभी एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत और उनकी मोहब्बत की तलबगार और ख्वाहिशमंद हैं। अच्छा, तो PMLN आजकल ज्यादा लाडली है, आप ये कहते हैं ना? बात है, आप ये किसको मिलती है किसको नहीं मिलती, ये नसीब की बात है। अच्छा, तो इस वक्त नसीब मोहब्बत का जो है वो PMLN की तरफ है, वो ज्यादा लाडले हैं, ऐसा ही है? नहीं, आप देखिए उनकी भी चारों सूबों में डिफरेंट सिचुएशंस हैं। KP में PMLN कान लाडली है, बलूचिस्तान में PMLN कान लाडली है, सिंध में PMLN कान लाडली है। देखिए, आपने चूंकि हम पाकिस्तान की सियासत को पंजाब की सियासत पर ही समझते हैं, तो आप कह सकते हैं कि पंजाब में उनको एज हासिल है इस वक्त। और लेकिन मुझे तो KP में कोई PMLN की सहूलतकारी नहीं नजर आती। मुझे बलूचिस्तान में, मुझे सिंध में, आपको लगता है सिंध के सारे फ्यूडल टूट के PMLN में शामिल हो गए हैं? या आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के सारे सरदार जो हैं वो टूट के PMLN में आ गए? चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। आपका जो तज्जिया है वो हमें बताता है कि लाडलेपन के भी पैरामीटर्स होते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो अक्रॉस पाकिस्तान के पैरामीटर्स बना दिए जाएं। वो शायद एक ही दफे बनाए गए थे, वो भी पूरे ना बनाए गए। बहरहाल हम जरा आगे चलते हैं। देखिए, एक ये चमक गोइयां इस्लामाबाद में भी हो रही हैं और मुजम्मिल भी इस पर जरूर बात करना चाहेंगे। ये इलेक्शंस के हवाले से बार बार आप मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में और मुख्तलिफ डिस्कशंस में सुनते हैं कि शायद इस सिस्टम को अभी और तूल दी जाए, जबकि ये चीज़ वाज़े अब नज़र आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है, नवाज शरीफ वापस आ गए हैं, कानूनी मुश्किलात का जो है वो भी आसान होती नज़र आ रही हैं। तो क्या वाकई ये इलेक्शंस के ऊपर अभी भी कोई क्वेश्चन मार्क्स हैं? और सवाल इसलिए है क्योंकि आप धड़ाधड़ तैनातियां जो निगरान हुकूमत कर रही है वो हाजिर सर्विस फौजी अफसरान की कर रही है। नादिया, पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे, वो गुलाम अली की एक गजल है, उसका एक शेर है कि सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। ठीक है, सब फेवर्स मांगते हैं। 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ ने क्या नहीं किया? उस बेचारे ने आधी काबीना जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे फायर कर दी। लेकिन उस वक्त किंग्स पार्टी दूसरी पार्टी थी, उस वक्त का प्रोजेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट में इमरान खान की जगह थी, नवाज शरीफ की जगह नहीं थी। इसी तरह आप सब फेवर चाहते हैं, लेकिन इस वक्त के प्रोजेक्ट का फेवरेट कोई और है, और ये बड़ा वाज़े तौर पे नजर आ रहा है। बैटल ग्राउंड पंजाब है। KP में तो कोई जगह ही नहीं मिल रही पांव रखने की PMLN को। बलूचिस्तान में फेवर किया जा रहा है जहां कोई तुक नहीं बनती, लेकिन आप देखें उनको बंदे दिए जा रहे हैं, बाप पार्टी के लोग मिल रहे हैं PMLN को। सिंध में भी PMLN ने टके का काम भी नहीं किया। उसको क्या दे सकते हैं? उसको यूनियन कौंसिल भी नहीं दे सकते। नवाज शरीफ ने एक दिन वहां नहीं लगाया, उनकी इंटरेस्ट ही नहीं है। सिंध में किसी की बड़ी पार्टी की इंटरेस्ट नहीं है, उनकी भी नहीं है। कराची से भी वो हाथ धो चुके हैं, तो क्या दें? 15 को 20 कर सकते हैं ना।
5 को 20 कौन करेगा? अब जो अगली बात है कि इलेक्शन क्या वक्त पर होंगे, मेरे ख्याल में बिल्कुल वक्त पर होंगे। उसके बहुत से इंडिकेटर्स हैं। नवाज शरीफ साहब का आना एक इंडिकेटर है। जाहिर है बहुत सारी चीज़ें उसके लिए हमवार करनी थी, तय करनी थी, और उसके बाद ही वो आ सकते थे, और उसके बाद ही आए। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। दूसरी बातें एक्सटर्नल कंपल्शंस हैं कि IMF का प्रोग्राम, उसके लिहाज से भी कंपल्शन है। और डेमोक्रेसी को अगर मजीद आपने इस तरह की रुकावटें डाली इलेक्शन में, तो फिर बहुत सारी पाबंदियां भी आपको बैनुल-अक़वामी तरफ से लग सकती है। ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत उसकी तरफ से प्रेशर आ जाएगा। फिर इंटरनल हमारे मसले हैं। सेनेट के अगर इंतखाब नहीं होते टाइम पर जो कि होने चाहिए, तो फिर उसका मतलब ये है कि आपका पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो स्टैंड स्टिल पर चला जाएगा। सबसे अहम बात है कि देखिए, एक टाइम चाहिए था इस नए प्रोजेक्ट के लिए। मेरे ख्याल में वो इनफ टाइम पैदा कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नवाज को जितना टाइम चाहिए था, उन्होंने आइन के कान मरोड़ के वो टाइम निकाल लिया। 2 महीने की बजाय 6 महीने कर लिए। फिर इस्टेब्लिशमेंट को जितना टाइम चाहिए था PTI से निपटने के लिए, मेरे ख्याल है वो भी इतना टाइम है। जो काम 6 महीने में नहीं हो सकता, फिर तो वो साल में भी नहीं हो सकता ना। 6 महीने बहुत टाइम है। तो मेरे ख्याल में अब इलेक्शन हो जाएंगे। तमाम इंडिकेटर्स ये जाहिर कर रहे हैं कि इलेक्शन अब होने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये जो बार बार मुजम्मिल, आपने देखा ज़ैगम, बार बार नया प्रोजेक्ट इस्तिलाह इन्होंने ये दी है, तो क्या अब ये सियासी जमातों को भी, जैसे आपने कहा, सब चाहते हैं कि वो लाडले बने, मोहब्बत मिले उन्हें, तो क्या अब ये तय हो गया कि हर बार हाइब्रिड निज़ाम ही रहेगा? अब वो कैसा भी हो, हाइब्रिड माइनस प्लस प्लस 2 जो भी आप कह लीजिए, यानी इस पूरे दायरे से निकलने को कोई तैयार नहीं? मैं फिर जैगम से मुत्तफिक नहीं हूं। देखिए, मैं एक मंजरनामा आपके सामने रखता हूं। KP में PTI पार्लियामेंटेरियन बनी है परवेज खटक साहब की क़यादत में। विनिंग हॉर्सेस की जमात है, जितनी भी सीटें ले वो PMLN में शामिल हो जाते तो PMLN KP की एक बड़ी जमात बन जाती। वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते, पीपल्स पार्टी KP की एक बड़ी जमात बन जाती। वाहिद JUIF थी जिनको उनकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास अपने वहाँ पे लोग कैंडिडेट्स मौजूद हैं। लेकिन दोनों PTI पीपल्स पार्टी को और PMLN को, दोनों को परवेज खटक की ज़रूरत थी, और दोनों KP में परवेज खटक को चाहते थे। और अगर कोई प्रोजेक्ट होता है 2018 जैसा, जैसे जनूबी पंजाब महाज उठा के इमरान खान के साथ शिफ्ट किया गया था, तो ये शिफ्ट कर दिया जाता है। जिस प्रोजेक्ट की मुझे बार बार जैगम खान साहब रुदात सुना रहे हैं, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप नेशन वाइड बनाते हैं, प्रोविंस वाइज नहीं बनाते हैं। अच्छा। जब आपने जिताना है किसी को, तो फिर आपने कराची से भी सीटें तोड़ के देनी है, आपने बलूचिस्तान से भी देनी है, आपने KP से भी देनी है, आपने पंजाब से भी देनी है। अच्छा। हमने 2018 में ये बिल्कुल होते देखा है। लेकिन मुजम्मिल, एक मिनट, कता कलामी, आपने जो कहा ना कि फिर पूरे मुल्क में देनी होती है, लेकिन पिछले प्रोजेक्ट से कोई तो लर्निंग हुई होगी ना, जिसके बाद मेरी दानिश में ये है कि ये जो जमातें बनाई गई हैं, ये नवाज लीग पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए बनाई जाएंगी। जहां उन्होंने कुछ गलती की तो आपके पास ये 2 जमातें मौजूद हैं। अगर नवाज लीग पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए बनाई गई है, तो फिर जो सारी थ्योरी जैगम खान साहब ने पिछले 5 मिनट में बयान की है प्रोजेक्ट की, वो तो आपने 1 मिनट में फॉल कर दी, धमाक से गिर गई आपकी। क्योंकि जब प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो फिर उस वक्त जो है उस प्रोजेक्ट के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखे जाते, उस प्रोजेक्ट को मजबूत किया जाता है हर तरह, क्योंकि आपने उसे लाना होता है। अच्छा। उसके लाने के रास्ते में रुकावटें नहीं खड़ी करनी होती। मैं लफ्ज चेंज कर देती हूँ, चेक एंड बैलेंस नहीं, एग्जिट स्ट्रेटजी कर देते हैं। नहीं, चेक एंड बैलेंस आप तब लगाते हैं जब वो आपका प्रोजेक्ट नहीं होता। आप सोच इसका रास्ता मैं कैसे रोकूं? अच्छा। ये इतना ज्यादा ना जीत जाए कि मुझे तंग कर सके। ओके, तो मुजम्मिल आपको नवाज शरीफ नया प्रोजेक्ट क्यों नहीं लग रहे, जबकि ज़ैगम ये समझते हैं कि हर चीज उनके फेवर में, चाहे वो निगरान सेटअप हो, चाहे वो सिस्टम हो, हर चीज उनके फेवर में जा रही है? देखिए, उसमें इमरान खान की हमाकत है। क्यों वो कौमी असेंबली छोड़ के चले गए और उन्होंने मौका दे दिया कि वो अपनी मर्जी का निगरान सेटअप बना लें। अगर PTI का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता तो आज ये निगरान सेटअप हो सकता था? नहीं हो सकता था। अगर वो असेंबलियों से ना जाते तो ये देखिए, जब आप किसी को फुल टॉस दे देते हैं और वो छक्का मार देता है, तो उसके बाद आप बैट्समैन को कहेंगे कि इसने छक्का मार दिया है, ये बड़ी गलत की है। भाई, जिसने फुल टॉस कराई है निजाम में, अगले को वॉक ओवर दिया है, कसूर उसका है या जिसने उसका फायदा उठाया उसका है? वो कौमी असेंबली से उठकर चले गए और निगरान सेटअप में उनका स्टेक ही खत्म हो गया, तो मर्जी का ही बनना
था ना, वो क्या करते, इमरान खान को घर से लेके जाते, भाई आपकी क्या मर्जी है, आप किसको बनाना चाहते हैं। तो इसलिए ये बात, तो ये पॉलिटिक्स इज अ गेम जिसमें आप अपने, जो आपको फायदा मिल रहा है, सवाल ये है कि ये जो फायदा है ये एस्टेब्लिशमेंट ने लेकर दिया है या इमरान खान की हमाकत से मिला है। ये एस्टेब्लिशमेंट ने लेकर दिया, ये इमरान खान की हमाकत से मिला है, लिहाजा इसको आप कैसे कहेंगे प्रोजेक्ट। ये तो एक पॉलिटिकल ओपोनेंट ने एक सियासी हमाकत की जिसका दूसरी पॉलिटिकल ओपोनेंट ने भरपूर फायदा उठाया। अच्छा, और ये सियासत में एक फेयर प्ले है, मैं इसको कुछ जाकर समझता हूं, मेरे ख्याल में इसमें फाउल वाली बात ही कोई नहीं। ओके मुजम्मिल, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं सीनियर तज्जिया निगार मुजम्मिल सोहरवर्दी और ज़ैगम खान हमारे सीनियर तज्जिया निगार। ज़ैगम, ये भी आपको मानना होगा जो मुजम्मिल कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें फराहम एक सियासी जमात ने कर दी, एक 9 मई के सूरत में कर दी, एक असेंबलियाँ छोड़कर कर दी, जिद बहस में कर दी, जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को एक वाकई एक ओपन फील्ड मिल गई है प्ले करने के लिए। देखिए नादिया, हालात और सियाको सबाक से हटकर तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता ना। हम ये कहें कि बिल्कुल खाली स्लेट पे कुछ हो रहा होगा, वो तो नहीं हो रहा होगा। जो पुराना प्रोजेक्ट था 2018 का और इस वक्त जो 2024 का प्रोजेक्ट, उसमें एक बुनियादी फर्क है। 2018 का जो प्रोजेक्ट था उसका नाम था तब्दीली लाओ प्रोजेक्ट। उस वक्त सिस्टम को बहुत जोर से तब्दीली आई हुई थी। अब मसला है दूसरा, इस वक्त है तब्दीली निकालो प्रोजेक्ट। इस वक्त जो अहम तरीन बात है वो ये नहीं है कि किसी को लाया जाए, इस वक्त अहम तरीन बात यह है कि किसी को रोका जाए। और इस प्रोजेक्ट में जो चैंपियन है, जिसकी जरूरत है, उनके बगैर ये प्रोजेक्ट नहीं चल सकता, वो है नवाज शरीफ साहब। और उनके साथ सब चीजें तय की गई हैं। प्रोजेक्ट कैसे नहीं है, आप 1.5 साल में जरा शहबाज शरीफ के खाली आप आखिरी दिनों की कानून साजियां उठाकर देख लें। शहबाज शरीफ की जितनी अंडरस्टैंडिंग है, आप सिर्फ किसी साजिश की थेरीज में नहीं जाइए, आप एक्शंस में जाइए, पॉलिसीज में जाइए। जो चीजें तय की गई, जो चीजें कानून में लिखी गई, जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, अभी जिस तरीके से उनको लाया गया है, क्या ये मुमकिन हो सकता था कि ये चीजें पहले प्लान आउट ना की गई हों, तय ना की गई हों? तो बड़ी वाज़ेह सी बात है ना कि प्रोजेक्ट वही चीज होता है जिसको पहले से प्लान किया जाता है कि अब मामलात ऐसे होंगे। प्रोजेक्ट प्लानिंग से होता है ना जी। तो वाज़ेह तौर पर एक चीजें प्लान की गई हैं और उन प्लान की हुई चीजों में बड़ा क्लियर कट ये नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज की राय, मंशा, अंडरस्टैंडिंग, डील, आप उसको कोई भी नाम दें तो वो शामिल है और उसके मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है। सही। मुजम्मिल, देखिए ये तो बातें नवाज शरीफ साहब के हवाले से, PMLN हवाले से मुस्तकिल हो रही हैं कि जाहिर है कि वो अपने भाई की हुकूमत में तो नहीं आ सके ना। वो हुकूमत चली गई तमाम तर, फिर जितनी भी जो तय करना था वो हो गया और वो वापस आ गए। बहरहाल ये जो निगरान सेटअप से जिससे हमने स्टार्ट किया था, मैं एक सवाल की तरफ ज़रूर आऊँगी। निगरान हुकूमत जो है वो नैब तरामीम के ख़िलाफ़, जाहिर है उनको भी नोटिस वफाकी हुकूमत को जारी हुए हैं। सवाल ये बन रहा है कि वो अगर जो भी फैसला या जो पोजीशन ले रही है वो एक पार्टी के हक में और दूसरी पार्टी के अगेंस्ट जाएगी। अब ये निगरान हुकूमत के ऊपर एक और टेस्ट केस है। लोग कहते हैं कि वो क्या उस चीज़ के साथ जाएंगे कि हाँ जी तरामीम होनी चाहिए जो पिछली हुकूमत ने चेंजेस की थी, या फिर जैसे PTI कहती है, इसी तरह जमात इस्लामी की ये नैब तरमीम गलत है, नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक सवाल उठाया जा रहा है। दूसरा सवाल, ये दोनों के आपने जवाब देने कि निगरान हुकूमत बार बार, चाहे वो DG नादरा की तैनाती थी वो भी, इसी तरह नैब में हाजिर सर्विस फौजी अफसरान की तैनाती हुई, और अब कल रात से जिस तरह से एक सर्कुलर आपकी नज़र से भी गुजरा होगा जो मंजर आम पर आया, जिसमें PIMS के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती के लिए भी आपने पाकिस्तान मेडिकल कोर्स से जो है वो कहा है कि वो कोई सूटेबल भी, आई थिंक 20 ग्रेड के लिए जो है वो सजेस्ट करें। ये सब क्या मामलात हैं, इनको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पार्लियामान का काम है कानून बनाना, मैं फिर कहूँगा कि जो कानून साजी पार्लियामान ने की है उसका साजगार माहौल उन्हें इमरान खान ने मुहैया किया कि वो पार्लियामान से चले गए तो वो अपनी मर्जी की कानून, ये जब इमरान खान से ने EVM की कानून साजी की थी और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट की कानून साजी की थी, उसमें बाकी सियासी जमातें शामिल थी।
नहीं, मैं तो मैं निगरान हुकूमत कह रही हूँ, उनका क्या किरदार है इसमें, उनको इससे क्या, मैं पहले इसके वो कानून साजी वाली बात की जवाब दे दूं कि हर हुकूमत अपनी सोच और अपनी फिक्र और अपने मुफाद के लिए कानून साजी करती है। इमरान खान को इसका वोट चाहिए था, ईवीएम चाहिए था, वो उसके लिए कर रहे थे, सब सियासी जमातें उसकी मुखालफत कर रही थी, वो कोई कंसेंसस बना रहे थे। तो दूसरे क्यों कंसेंसस बनाते हैं इमरान खान के साथ, जब इमरान खान खुद नहीं कोई कंसेंसस बनाना चाहते थे। अब जहां तक आपने बात की है कि ये फौजी तैनातियों की, सर निगरान हुकूमत को नैब तरमीम के फैसले की अपील में जाना चाहिए या नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे। जाना चाहिए। वो एक पार्लियामेंट ने ये निगरान हुकूमत बनाई है, उस पार्लियामेंट ने वो नैब तरमीम पास की थी, वो उस जमहूरी निज़ाम का तसलसल है, वो उसी आइन और कानून और पार्लियामेंट से ये निगरान हुकूमत बनी है, उन्हें उसके साथ चलना चाहिए, उन्हें उसकी डिफाइंस नहीं करनी चाहिए। ठीक। वो एक आइन और कानून के तहत बनी है, और वो आइन और कानून जिस पार्लियामेंट ने बनाया के साथ है, उसने वो तरमीम की है। उन्हें उस पार्लियामेंट के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि कहीं और जाके खड़े हो जाना चाहिए। उनकी ड्यूटी है कि वो इसको चैलेंज करें, वो ना दूसरे के आगे सबडू करें। मैं नहीं समझता कि उन्हें इस तरह करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, आपने बात की है फौजी तैनातियों की, हाइब्रिड सिस्टम है, किसको नहीं पता हाइब्रिड सिस्टम है। वो स्पेस ले रहे हैं, और जब तक सियासी जमातों का आपस में तनाज़ा हल नहीं होगा, और जब तक सब एक ही महबूब के आशिक रहेंगे, तो फिर महबूब की मर्जी तो चलेगी ना, क्योंकि सब उस महबूब के आशिक हैं। वो उसके इश्क में मुब्तला है, और वो अकेला महबूब है, तो महबूब की मर्जी, वो जिससे जो मर्जी शरायत मनाए। I have to close the segment, लेकिन जाते जाते ज़ैखम, वेरी क्विक कमेंट ऑन दीज तैनातीज, जिस तरह से मुजम्मिल इसको मोहब्बत और इश्क से मिला रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, अब तो कोई इतराज़ का सवाल ही नहीं। आप और मैं किस बात पे इतराज़ करें? आपको पता है आर्मी एक्ट में तरमीम करके शहबाज शरीफ साहब ने ये तय कर दिया कि कौमी तरक्की के लिए फ़ौज कहीं भी आ सकती है, आपकी जगह एंकर भी बिठाया जा सकता है। ये तो अब पाकिस्तान के कानून का हिस्सा है ना जी। ये हाइब्रिड सिस्टम वही जिसको लॉन्च किया गया था इमरान खान के दौर में, उसको कानूनी शक्ल दी शहबाज शरीफ ने, और अब वो मजीद अनफोल्ड हो रहा है। अगले 5 साल 7 साल पाकिस्तान कैसे चलेगा, उसके तमाम तर जो एक ब्लूप्रिंट है, मैप है, वो बना लिया गया है, और अब नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ उस पर इम्प्लीमेंट करना है, बड़े फर्माबरदार बन के, और वो करेंगे इंतहाई फर्माबरदारी से, क्योंकि अब उन्होंने अपना ताज अपनी बेटी के सर पे रखना है, अब वो खतरा नहीं मोल ले सकते। तो अब आगे यकीन रखें कि हाइब्रिड सिस्टम चलेगा, विल हैव मोर ऑफ द सेम। ओह, सो फिर ये जलसों में जो बातें की जाती है कि सबको अपने दायरे कार में रहकर काम करना चाहिए, दिस इज नथिंग, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो आपने देख लिया ना, ये कानून साजी क्या दायरा कार की कानून साजी थी। ये जो कानून साजियां की गई, तो इसमें नया दायरा कार तय कर दिया गया ना, तो अब तो फौज के दायरा कार में ये सब चीजें शामिल हैं। तो आप अगर कहेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये सब ठीक है, कि अब तो दायरा कार में आपने खुद डाल दिया ना ये सब चीजें। जब आपने दायरा कार में ही शामिल कर ली, तो फिर दायरा कार में आप क्या गिला करेंगे? तो कानूनी दायरा कार है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम खान आपका, मुजम्मिल सोहरमर्दी आपका। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।